ये है पाइसेस 3 सबमर्सिबल जो इस वक्त सेल्टिक समुद्र के 1500 फीट नीचे अंधेरे से भरी जानलेवा गहराई में पड़ा है। लेकिन इसके अंदर दो इंसान अभी भी जिंदा है। जो इंसान कुछ समय पहले इस सबमर्सिबल के जरिए अपनी मदरशिप से कनेक्टेड थे और समुद्र की गहराई में टेलीफोन वायर रिपेयरिंग कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान उनकी शिप से जुड़ी केबल टूट जाती है और वो 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाकर समुद्र तल से भिड़ जाते हैं। और इस सिचुएशन में ना तो अपर मदरशिप के कप्तान को इस सबमर्सिबल की समुद्र में कोई लोकेशन का कुछ पता था और ना ही इसमें बैठे इन लोगों को पता था कि वो समुद्र तल की किस गहराई में और कहां पर मौजूद है। ये कहानी टाइटन सबमर्सिबल से काफी ज्यादा रिलेट करती है जो साल 2023 में 5 लोगों के साथ समुद्र में हजारों फीट नीचे पड़े टाइटैनिक जहाज के मलबों को देखने पहुंचा था। पर क्या पाइसेस 3 सबमर्सिबल में मौजूद लोगों का हाल भी टाइटन सबमर्सिबल की तरह हुआ? यानी क्या पाइसेस 3 सबमर्सिबल में मौजूद दोनों लोगों को इस समुद्र की गहराई से जिंदा निकाला जा सका, या ये भी समुद्र की इन गहराइयों में टाइटन सबमर्सिबल वाले उन 5 लोगों की तरह हमेशा के लिए खो गए? इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। साल 2023 पूरी दुनिया की नजर टिकी थी अटलांटिक महासागर के इस छोटे से हिस्से पर, जहां कुछ ऐसा हो रहा था जो एक साईफाई हॉरर फिल्म जैसा लग रहा था। एक बेहद छोटी सी सबमर्सिबल टाइटन जो टाइटैनिक के मलबे तक जाने के मिशन पर निकली थी, अचानक दुनिया भर के न्यूज चैनल्स की हेडलाइन बन जाती है। A public hearing into the Titan submersible disaster has... The US Coast Guard has expanded the search area in the hunt for the submersible that went missing. And that's then strapped to the outside of the submersible. इस सबमर्सिबल में 5 लोग थे और अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये सभी लोग 10,000 फीट नीचे बर्फ जैसे ठंडे अंधेरे में फंसे हुए हैं। एक ऐसी गहराई जहां ना रोशनी पहुंचती है और ना ही उम्मीद। सबमर्सिबल की पावर खत्म हो चुकी थी और उसके अंदर मौजूद ऑक्सीजन अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। हर बीतते मिनट के साथ वो छोटी सी वेसल एक ताबूत बनती जा रही थी। दुनिया भर के मीडिया हाउसेस ने स्क्रीन पर काउंटडाउन क्लॉक्स लगा दिए थे। हर सेकंड जो बीत रहा था वो इन 5 की जिंदगी से एक पल और काट रहा था। अब बचाव दलों की टीम्स जुटी थी। अमेरिका, कनाडा, यूके हर जगह से इक्विपमेंट भेजा गया। सोनार स्कैनर्स, अंडर वाटर ड्रोन्स, डीप सी रेस्क्यू क्राफ्ट्स, सब कुछ झोंक दिया गया। लेकिन सच्चाई ये थी कि कोई भी नहीं जानता था कि उस सबमर्सिबल का आखिर हुआ क्या था। क्या वो अभी भी ठीक थी? वो 5 लोग जिंदा थे या नहीं? हर एक्सपर्ट टीवी पर आकर एक ही बात कह रहा था कि ये रेस्क्यू मिशन लगभग नामुमकिन है। और जब 5वें दिन वो घड़ी भी आ पहुंची जब उम्मीद की आखिरी सांस भी टूटने वाली थी, एक रिमोटली ऑपरेटेड कैमरा ने उस जगह को स्कैन किया जहां टाइटन होने की संभावना थी। स्क्रीन पर जो दिखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। टाइटन अब अस्तित्व में ही नहीं था। उसके टुकड़े ओशियन फ्लोर पर बिखरे हुए थे। अनुमान लगाया गया कि सबमर्सिबल डिसेंट के दौरान ही एक कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन का शिकार हो चुकी थी। यानी पानी का अत्यधिक दबाव इतना ज्यादा था कि पूरा वेसल कुछ ही मिली सेकेंड्स में अंदर से फट गया। अंदर बैठे किसी इंसान को पता भी नहीं चला होगा कि कब मौत आई और कब सब कुछ खत्म हो गया। इस रहस्यमयी अंत ने सबको झकझोर दिया। एक हाईटेक मॉडर्न डे मिशन जो टूरिज्म और एडवेंचर का प्रतीक था, अचानक एक डरावनी त्रासदी में बदल गया। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा ये था, टाइटन का सफर आखिरी नहीं था, क्योंकि समुद्र की गहराइयों में ऐसी तबाही पहले भी हो चुकी थी। एक ऐसा हादसा जो टाइटन से भी कहीं ज्यादा खौफनाक था, पर फर्क सिर्फ इतना था कि उसमें लोग जिंदा थे। साल था 1973। हादसा हुआ था एक दूसरे सबमर्सिबल पाइसेस 3 के साथ और इसकी कहानी आज भी समुद्र के सीने में दबी हुई है। ये वो समय था जब डीप सी टेक्नोलॉजी अभी विकसित ही हो रही थी। 2 इंजीनियर रॉजर मैलिसन और रॉजर चैपमैन पाइसेस 3 के अंदर थे, एक मिशन पर जहां उन्हें अटलांटिक के नीचे कम्युनिकेशन केबल बिछानी थी। अब एक रोज उनकी सबमर्सिबल ऊपर सरफेस पर वापस आ रही थी, लेकिन तभी एक मामूली सी मानवीय गलती ने सब कुछ बदल दिया। हैच यानी दरवाजे को समय से पहले खोल दिया गया और उसके अंदर पानी भरने लगा। कुछ ही सेकंड में पाइसेस 3 पलट गई और जबरदस्त वजन की वजह से सीधा समुद्र की गहराइयों में गिरने लगी। दोनों आदमी अंदर फंसे हुए थे और अब वो लगभग 1575 फीट नीचे समुद्र की तलहटी में उल्टी पड़ी एक मेटल की कैप्सूल में कैद थे। चारों ओर बस अंधेरा, ठंड और खामोशी थी। उस पल से एक नई टिकिंग क्लॉक शुरू हो गई थी।
अब लड़ाई थी सिर्फ एक चीज, ऑक्सीजन से। लेकिन उस सबमर्सिबल में फंसे इन 2 लोगों को यह अंदाजा नहीं था कि आने वाले 84 घंटे उनके जीवन के सबसे डरावने, सबसे थका देने वाले और सबसे असंभव पल होने वाले हैं, और वो भी उस जगह जहां ना मदद पहुंच सकती है और ना ही आवाज। लेकिन पाइसेस 3 की ये मौत की घड़ी बस शुरुआत थी, क्योंकि जैसे जैसे घंटे बीतने लगे वो 2 लोग जिंदा रहने के लिए एक एक सांस को गिनने लगे। लेकिन क्या सिर्फ ऑक्सीजन की कमी ही उनकी दुश्मन थी, या ऊपर चल रहा रेस्क्यू मिशन खुद एक और बड़ी तबाही का कारण बनने वाला था? देखो, पाइसेस 3 के अंदर 2 लोग थे, रॉजर मेलिंसन 35 साल के एक इंजीनियर और रॉजर चैपमैन 28 वर्षीय पूर्व नौसैनिक। दोनों ही कनाडा के एक कमर्शियल सबमर्सिबल पर काम कर रहे थे, जिसका मिशन था अटलांटिक महासागर की तलहटी में कम्युनिकेशन केबल्स बिछाना। काम बेहद ही थकाऊ था। 8-8 घंटे तक समुद्र की सतह से सैकड़ों फीट नीचे जाकर बहुत ही धीमी गति से कीचड़ में रास्ता बनाना और केबल को जमीन में गाड़ना। पाइसेस 3 की लंबाई सिर्फ 20 फीट की थी, यानी एक बड़ी एसयूवी जितनी। अंदर इतनी जगह थी कि 2 लोग बस घुटने मोड़कर बैठ सकते थे। लेकिन शुक्र था कि मेलिंसन और चैपमैन आपस में अच्छी तरह घुल मिल चुके थे, वरना ऐसे काम में छोटी सी असहमति भी मौत का कारण बन सकती थी। 29 अगस्त 1973 की सुबह उनका शिफ्ट खत्म होने वाला था। मेलिंसन पूरी तरह थका हुआ था। पिछले दिन वो लगभग 26 घंटे तक जागकर सबमर्सिबल की मरम्मत कर रहा था। इसी दौरान उसने एक छोटा सा काम किया जो बाद में उनकी जिंदगी बचाने वाला बन गया। उसने ऑक्सीजन टैंक बदल दिया, जबकि प्रोटोकॉल के मुताबिक आधा टैंक होने पर उसे बदलने की जरूरत नहीं होती थी। तो सुबह के 9:59 पर पाइसेस 3 सतह पर लौट आई। सब कुछ सामान्य लग रहा था। ऊपर से एक टो लाइन लगनी थी जिससे सबमर्सिबल को मदरशिप तक खींचा जा सके। लेकिन फिर एक गलती हो जाती है। हैच का एक हिस्सा समय से पहले खोल दिया जाता है। 1 सेकंड के भीतर अंदर समुद्र का ठंडा पानी घुसने लग जाता है। जो हिस्सा सील नहीं था वहीं से सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। सबमर्सिबल का वजन बढ़ जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है और वो अचानक उल्टी होकर समुद्र में वापस गिरने लग जाती है। मेलिंसन और चैपमैन अब उस धातु के डिब्बे में उल्टे लटके हुए थे और वो डिब्बा तेजी से नीचे गिरता जा रहा था। दोनों को समझ में आ गया था कि ये एक सामान्य दुर्घटना नहीं है, ये एक फॉल टू डेथ है। उन्होंने तुरंत लगभग 400 पाउंड वजन कम करने के लिए बैलास्ट वेट्स रिलीज किए, जिससे गिरावट थोड़ी धीमी हो सके। साथ ही सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स और डेप्थ गॉज बंद कर दिए। इतनी तेजी से गिरने पर गॉज फट भी सकता था, लेकिन सब कुछ बेकार गया। सबमर्सिबल लगभग 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे जा टकराई। झटका इतना जबरदस्त था कि अंदर की कुछ चीजें टूटकर उड़ गई। हर तरफ अंधेरा छा गया। साइलेंस ऐसी जैसे पूरा समुद्र सांस रोककर उन्हें देख रहा हो। टॉर्च जलाकर दोनों ने एक दूसरे को देखा। चमत्कारिक रूप से दोनों जिंदा थे, पर अब असली जंग शुरू हुई थी, क्योंकि अब वो लगभग 480 मीटर गहराई पर थे। बाहर दुनिया को पता भी नहीं था कि पाइसेस 3 कहाँ है, और ऊपर जाने वाली बॉय लाइन भी टूट चुकी थी, जिससे उनकी लोकेशन ट्रेस की जा सकती थी। अब नीचे कीचड़ में आधी दबी सबमर्सिबल उल्टी हालत में पड़ी थी। ऊपर से कोई भी सिग्नल नहीं पहुंच पा रहा था। अब केवल एक चीज थी जो दोनों को बचा सकती थी, कम्युनिकेशन सिस्टम। करीब 30 मिनट बाद पहला चमत्कार हुआ। सबमर्सिबल के अंदर मौजूद टेलीफोन से ऊपर संपर्क बन गया। मेलिंसन और चैपमैन ने बताया कि वो जिंदा है। जवाब आया, हमें नहीं पता तुम लोग कहाँ हो, पहले तुम्हें ढूंढना होगा। दोनों को ये सुनकर झटका लगा। उन्हें उम्मीद थी कि शायद उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई होगी, मगर अब साफ था कि ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, ये हाइड एंड सीक डेथ से थी। अब मेलिंसन को तभी याद आया कि उसने ऑक्सीजन टैंक बदल दिया था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद इस वक्त उनके पास बची हुई सांसें भी नहीं हो पाती। अब सर्वाइवल का एक ही तरीका था, जितना हो सके उतना कम सांस लेना। बिना कोई बात, बिना कोई हरकत दोनों उस उल्टे हुए जहाज के सबसे ऊपर वाले हिस्से में जाकर लेट गए। बस आंखें बंद करके धीरे धीरे सांस लेते रहे। हर 30-40 मिनट पर एक एग टाइमर बजता जो बताता कि अब लिथियम हाइड्रोक्साइड फैन को चालू करना है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जा सके। लेकिन फैन बार बार चालू करने से बैटरी खत्म हो सकती थी, इसलिए हर बार वो अलार्म बजने पर कुछ देर इंतजार करते थे। इस बीच उनके चारों
और कंडेंसेशन जमा होनी शुरू हो गई थी। दीवारों पर पानी की बूंदें बनी जिन्हें वो दोनों धीरे धीरे चाट कर मुंह गीला करते थे। खाना बस एक चीज, सैंडविच और एक कैन नींबू पानी। इतना कम सामान और इतनी लंबी रात, लेकिन ये सब तो बस शुरुआत थी। ऊपर दुनिया भर से बचाव दल आ रहे थे। पाइसेस 2 और पाइसेस 5 जैसे जहाज रवाना हो चुके थे, लेकिन नीचे समुद्र के अंदर वो दो लोग जिंदा हर मिनट मौत से नजदीक होते जा रहे थे। और एक ऐसा मोड़ आने वाला था जहां टेक्नोलॉजी भी हिम्मत हारने लगी थी। पाइसेस 3 अब अटलांटिक की गहराई में उल्टी पड़ी थी। अंदर दो इंसान, मैलिसन और चैपमैन, जिंदगी से लड़ रहे थे, हर सांस गिनते हुए। ऑक्सीजन लिमिटेड थी, बैटरी लिमिटेड थी और वक्त वो तो जैसे एक रेत घड़ी की तरह हर पल हाथ से फिसलती जा रही थी। बचाव दल अब हरकत में था, लेकिन सबसे बड़ा संकट ये था, उन्हें नहीं पता था कि पाइसेस 3 समुद्र में कहाँ गिरी है। ऊपर से जो बॉय लाइन उसे सरफेस से जोड़ती थी वो गिरते वक्त ही टूट गई थी और सबमर्सिबल जिस जगह पर जाकर रुकी थी ना, वो एक गहरी गली थी, कीचड़ और सेडिमेंट से आधी दबी हुई। सोनार से ट्रेस करना भी आसान नहीं था, लेकिन सौभाग्य से अंदर का कम्युनिकेशन सिस्टम अभी भी काम कर रहा था। मैलिसन और चैपमैन सरफेस टीम से जुड़े हुए थे। जैसे ही उन्होंने बताया कि वे दोनों जिंदा है, ऊपर की टीम ने उन्हें एक बात साफ कर दी, हमें अभी तक पता नहीं है कि तुम लोग कहाँ हो, पहले तुम्हें ढूंढना होगा। अब अंदर फंसे दोनों लोगों के पास सिर्फ एक ही काम था, जितना हो सके ऑक्सीजन को बचाना, और इसके लिए उन्हें करना था कुछ नहीं। बिल्कुल शांति, कोई भी मूवमेंट नहीं, कोई भी बात नहीं, बस लेटे रहना, सांसें धीमी करना और वक्त को गुजरते हुए देखना। हर 40 मिनट बाद एग टाइमर बजता, तब जाकर कार्बन डाइऑक्साइड हटाने के लिए लिथियम हाइड्रोक्साइड का फैन कुछ देर के लिए चालू किया था, लेकिन जरूरत से ज्यादा चलाने पर बैटरी खत्म हो सकती थी और वो उनकी आखिरी मदद थी। बाहर रेस्क्यू टीम ने पाइसेस 2 को वापस बुलाया, जो एक सिस्टर सबमर्सिबल थी। उसके साथ पाइसेस 5 भी भेजा गया और एक और हथियार कर्व 3, उस नेवी की डीप सी रेस्क्यू सबमर्सिबल भी रवाना हुई, कैनेडियन कोस्ट गार्ड के जहाज के साथ। इस बीच पाइसेस 3 के अंदर हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। ऑक्सीजन धीरे धीरे कम हो रही थी। खाना नाम मात्र, एक चीज सैंडविच और एक कैन नींबू पानी। दोनों ने तय किया कि जब तक जरूरत ना हो तब तक खाना पीना नहीं करेंगे, मगर शरीर को नमी चाहिए थी और वो मिल रही थी सिर्फ दीवारों पर जमी बूंदों से। जब भी काफी कंडेंसेशन जमा होती, वे दीवारें चाट कर मुंह गीला कर लेते, बस इतनी मात्र कि गला सूखने से बचा रहे। धीरे धीरे उनका शरीर सुस्त होता जा रहा था। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ने से सर भारी लगने लगा। कभी कभी वे एक दूसरे के हाथ पकड़ते, बस ये जताने के लिए कि मैं जिंदा हूँ, तू भी रह। इस बीच चैपमैन का ध्यान अपनी पत्नी पर गया। उसकी हाल ही में शादी हुई थी, लेकिन बच्चे नहीं थे। मैलिसन की हालात उससे भी ज्यादा नाजुक थी। वो 4 बच्चों का पिता था। उसके मन में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था, अगर मैं नहीं लौटा तो मेरे बच्चे किसके साथ बड़े होंगे। इन विचारों के बीच एक राहत भरी कॉल आई। जहाज क्वीन एलिजाबेथ II के क्रू ने पाइसेस 3 में फंसे लोगों को शुभकामनाएं भेजी। पहले लगा खुद ब्रिटेन की रानी ने संदेश भेजा है, मगर बाद में पता चला कि वो दरअसल एक पैसेंजर जहाज है। ऊपर से मैसेज आया, सॉरी बॉयज, रॉन्ग लेडी। मगर वो मजाक भी उस वक्त थोड़ी राहत जैसा लगा। 31 अगस्त की सुबह रेस्क्यू शिप्स वहां पर पहुंचना शुरू हो गए। पाइसेस 2 और पाइसेस 5 दोनों रेडी थे। कर्व 3 भी अभी सीन पर था, मगर मुश्किलें यहीं पर खत्म नहीं हुई। पाइसेस 2 को नीचे भेजा गया, लेकिन उसकी रस्सी टूट गई और उसे वापस लाना पड़ा। पाइसेस 5 नीचे गया, लेकिन बैटरी खत्म हो गई। कर्व 3 को पावर्ड किया गया, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ गया। पाइसेस 2 जैसे तैसे दोबारा लॉन्च हुआ, मगर उसमें पानी भरने लगा और उसे फिर वापस से लौटना पड़ा। हर एक रेस्क्यू कोशिश यहाँ पर फेल हो रही थी। अब बची थी सिर्फ उम्मीद और 18 घंटे की ऑक्सीजन। उस वक्त किसी ने एक अजीब सा आइडिया दिया। ऊपर से कॉल किया गया और कहा गया, गाना गाओ ताकि सोनार तुम्हारी आवाज पकड़ सके। और फिर चैपमैन ने अंधेरे में बैठे गाना गाना शुरू किया। एक के बाद एक गाना गाता गया, बस इस उम्मीद में कि नीचे कहीं सोनार से उस धुन को सुना जाए। और चमत्कार हुआ। पाइसेस 5 जो दोबारा लॉन्च हुआ था, पाइसेस 3 के पास पहुंच गया था। राहत की सांसें लेने का वक्त था, लेकिन नहीं, कोशिशें अभी भी फेल हो रही थी। पाइसेस 5 जो रस्सी लेकर आया था ना, वो बहुत ही बोयांट थी, बार बार ऊपर उठ जा रही थी। पाइसेस 2 को दोबारा भेजा गया, मगर वो फिर से पानी लेने लगी। अब रात हो चुकी थी और पाइसेस 5 को रिचार्ज के लिए सरफेस पर बुला लिया गया। अंदर पाइसेस 3 में बैठे दोनों लोगों को लगा कि शायद अब वो आखिरी बार किसी और मशीन को देख रहे हैं। और अब तो 72 घंटे भी पूरे हो चुके थे। अब सब कुछ उनकी कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी पर टिका हुआ था। उन्होंने जितनी ऑक्सीजन बचाई है, वो उन्हें कितनी देर जिंदा रख सकती है। हर पल मौत करीब आ रही थी, वो भी बिना वार्निंग के। और फिर एक आखिरी कोशिश हुई। कर्व 3 और पाइसेस 2 दोबारा सी फ्लोर की ओर उतरे।
लेकिन इस बार एक और नई मुश्किल उनका इंतजार कर रही थी, पाइसेस 3 का दरवाजा। अरे वही तो था जो अब उनके जीने और मरने के बीच खड़ा था। तो 1 सितंबर 1973 की सुबह पाइसेस 3 के भीतर बैठे मेलिंसन और चैपमैन की सांसें अब किसी आखिरी गाने के अंदर फंस चुकी थी। 72 घंटे पहले जो ऑक्सीजन टैंक नई उम्मीद बनकर आया था, उसकी आखिरी बूंदें अब खत्म हो रही थी। रात बीत चुकी थी, अब सिर्फ वही ऑक्सीजन बची हुई थी जो उनकी सावधानी और रेस्टोरेंट ने किसी चमत्कार की तरह बचा कर रखी थी। सुबह 4 बजे आखिरकार पाइसेस 2 एक बार फिर तैयार हुआ। नया हुक, मजबूत रस्सी और एक आखिरी उम्मीद लेकर वो सीधा गहराई में उतरा। इस बार किसी ने भी कोई गड़बड़ नहीं होने दी और जैसे ही वो सी फ्लोर पर पहुंचा, कुछ ही मिनट में पाइसेस 3 को ढूंढ लिया गया। अगले कुछ पलों में जो शायद उस रेस्क्यू टीम के लिए सांस रोकने वाले रहे होंगे, हुक सफलतापूर्वक पाइसेस 3 से जुड़ गया। पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे शायद अब कहानी का अंत जिंदा इंसानों के साथ होगा, लाशों के साथ नहीं। करीब 10 बजे कर्व 3 भी नीचे उतरा और विद इन 1 आवर उसका हुक भी पाइसेस 3 से अटैच हो गया। अब दोनों सबमर्सिबल ने एक साथ पाइसेस 3 को खींचना शुरू किया। अंदर बैठे दोनों लोगों को जैसे पहली बार किसी रेस्क्यू की पुष्टि मिली और इतने दिनों से बचाकर रखी गई वो आखिरी चीज निकाली गई। एक चीज सैंडविच और एक कैन नींबू पानी। दोनों ने आधा आधा खाया पिया जैसे कोई विक्ट्री मील हो। मगर तभी एक चिंता उठी। मेलिंसन को रेस्क्यू टीम की पोजीशनिंग को लेकर शक हुआ। पाइसेस 3 का सबसे मजबूत हिस्सा 4 स्फीयर से नहीं बल्कि उसके दूसरे सिरे 8 स्फीयर से हुक्स लगाए गए थे और ये वही हिस्सा था जिसमें दोनों इंसान फंसे हुए थे। अगर रेस्क्यू के दौरान रस्सी टूटती है तो या तो सबमर्सिबल वहीं नीचे दोबारा गिर जाती या फिर केबिन ही खुद टूट सकता था सीधा उनके कंपार्टमेंट के आसपास। लेकिन अब कोई भी विकल्प नहीं था। ऊपर से संदेश आया, हम शुरू कर रहे हैं। पाइसेस 3 धीरे धीरे ऊपर खींची जाने लगी। समुद्र का दबाव कम हो रहा था लेकिन तनाव हर सेकंड बढ़ता जा रहा था। लगभग 1 घंटे तक सब कुछ ठीक चला। फिर अचानक कर्व 3 की रस्सी एक दूसरे केबल में उलझ गई। एंटायर लिफ्ट हाल्ट हो गया। सभी की धड़कनें रुक गई। मगर कुछ ही मिनट में उस उलझन को दूर किया गया और पाइसेस 3 की चढ़ाई फिर से शुरू हुई। अब सबमर्सिबल सतह के 100 फीट पास थी और वहां पहले से मौजूद गोताखोरों ने और मजबूत रस्सियां पाइसेस 3 से बांध दिए ताकि आखिरी 30 मीटर की यात्रा स्थिर हो सके। दोपहर के 1:17 पर पाइसेस 3 आखिरकार सरफेस पर आ गई। 83 घंटे की घातक घुटन, अंधेरे, भूख और एक के बाद एक टेक्निकल फेलियर के बाद अब दोनों इंसान समुद्र की सतह पर आ गए थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जब सबमर्सिबल सी बेड से टकराई थी, उसी इंपैक्ट ने हैच को बुरी तरह से जाम कर दिया था। अब सरफेस पर होने के बावजूद दरवाजे नहीं खुल रहे थे। मेलिंसन ने ऑक्सीजन लेवल्स चेक किया। अब बस 12 मिनट की सांसें बची थी। राहत की आहट के बीच मौत ने फिर सर उठाया। बाहर सपोर्ट क्रू हैच को खोलने की कोशिश में जुट गया। क्रोबार्स, कटर्स, जैक, हर टूल लगाया गया। अंदर मेलिंसन और चैपमैन एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। इस बार डर पहले से कहीं ज्यादा था। सोचो, समुद्र से जिंदा बचकर बाहर निकल आना और फिर जमीन पर दम घुटने से मर जाना। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट बीत चुके थे और फिर एक जोरदार धमाका हुआ जैसे किसी ने बंद कमरे में गोली चला दी हो। पाइसेस 3 के अंदर और बाहर सब थक गए और तभी हैच खुल गया। तेज रोशनी अंदर घुसी। ठंडी हवा उन दोनों के चेहरों से टकराई। कुछ पल के लिए दोनों की आंखें चौंधिया गई। सर में तेज दर्द हुआ मगर ये दर्द एक जीत का सबूत था। बचाव दल अंदर घुसा और दोनों को बाहर निकाला गया। मेडिकल जांच हुई, थोड़ी हाइपोथर्मिया, डिहाइड्रेशन, लेकिन जिंदा और स्टेबल। मेलिंसन ने आखिरी बार ऑक्सीजन टैंक की सुई देखी। 12 मिनट्स बची थी। एक छोटी सी ह्यूमन एरर से शुरू हुई ये कहानी अब इतिहास की सबसे गहरी सफल रेस्क्यू मिशन बन चुकी थी। कुछ कहानियां मौत से जीत जाती है। पाइसेस 3 के अंदर बिताए गए 84 घंटे और 30 मिनट सिर्फ एक इंजीनियरिंग मिशन की कहानी नहीं थी। ये इंसानी धैर्य, साहस और उम्मीद की सबसे गहरी परीक्षा थी। इस घटना के बाद रॉजर चैपमैन ने अपना पूरा जीवन सबमर्सिबल रेस्क्यू ऑपरेशंस को समर्पित कर दिया। उन्होंने एक डेडिकेटेड रेस्क्यू कंपनी शुरू की। 2020 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन मेलिंसन अब 80 के पार आज भी जिंदा है। हर साल पाइसेस 3 के रेस्क्यू के समय 1:17 पर मेलिंसन अपने दोस्त चैपमैन को फोन करते थे, क्योंकि कुछ बंधन समुद्र की गहराइयों में बनते हैं और जीवन भर नहीं टूटते। वैसे आपको इस सच्ची सर्वाइवल घटना के बारे में जानकर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।
अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अब दोस्तों जैसे आप मुझे YouTube पे फॉलो करते हो वैसे ही आप मुझे Instagram पे भी फॉलो कर सकते हो। ये मेरा यूजर हैंडल है Instagram का, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है एक ऐसे माइन डिजास्टर के बारे में जिसमें नदी के बीचों बीच एक भंवर बन जाता है और उस भंवर से नदी का सारा पानी एक कोल माइन के अंदर घुसने लगता है, जिसके अंदर लोग अभी भी काम कर रहे होते हैं। अब क्या उस माइन के अंदर के लोग बच पाते हैं? क्या इस गड्ढे को बंद किया जा पाता है? क्या होता है इस पूरी कहानी में जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना नॉक्स माइन डिजास्टर के ऊपर। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय